नमस्कार। आज हम करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के कारण। फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण है थे जो इतनी बड़ी घटना विश्व के इतिहास में हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण जो है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें समझने के लिए, जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही है, उस समय जो है आधुनिक विश्व का उदय हो रहा है। आधुनिक विश्व, मॉडर्न वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं। वैसे जो फ्रांसीसी क्रांति है वो पुरातन, यानी जो पुरातन विश्व है, पुराना विश्व, पुरातन विश्व में और आधुनिक विश्व में एक संघर्ष है। हम इसको देखेंगे आगे। पुरातन संघर्ष का जो विश्व है, इसको भी आज की इसी वीडियो में आगे करेंगे, इसी क्लास में आगे करेंगे। थोड़ा आधुनिक विश्व के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आधुनिक विश्व क्या चीज है? आधुनिक विश्व का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा मानव का उदय हुआ है जो तर्क के ऊपर बात करता है, जो चीजों को प्रयोगवाद के ऊपर देखता है, और जो मानववाद की बात कर रहा है। मानववाद यानी कि जो मानव की समस्याएं हैं, वो उनको हल करना चाह रहा है और उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। यानी कि लॉजिक, लॉजिक जो है उसको प्रयोग के आधार पर देखना, और मानववाद को जो है अपनाना। ये आधुनिक विश्व का उदय शुरू होता है 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में ये प्रक्रिया शुरू होती है। कोपरनिकस और उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन, ये सारा कुछ पुनर्जागरण, सारा कुछ ये होता है। उसके बाद एक नया मानव बनता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? आधुनिक मानव। वो अब ये विचारों के स्तर की बात है। तो ये जो आधुनिक विश्व है, जो अब काफी आगे आ चुका है। बात करें 16वीं शताब्दी की, और क्रांति हो रही है 18वीं शताब्दी में, जो फ्रांसीसी क्रांति है। तो पुरातन में और आधुनिक के अंदर हम इस संघर्ष को देखेंगे। दूसरी क्या चीज है? वैज्ञानिक क्रांति। अभी हम बात कर रहे हैं आधुनिक विश्व की। जब तर्क के आधार पर बात होगा, जब प्रयोगवाद चलेगा, तो वैज्ञानिक क्रांति होगी। 17वीं शताब्दी के अंदर विश्व के अंदर वैज्ञानिक क्रांति होती है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन होता है 17वीं शताब्दी के अंदर। अब ये जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, ये मानव का जो विश्व है उसकी व्याख्या करने के ढंग को ही बदल देता है। व्याख्या करने का जो तरीका है उसको बदल देता है। जैसे जो पुरातन व्यवस्था है, जो पुरातन विचार है, उसके अंदर सूर्य केंद्र है, सॉरी, पृथ्वी जो है केंद्र है पूरे ब्रह्मांड का। लेकिन अब जो है जो व्याख्या के अंदर जो है सूर्य जो है वो सौर मंडल का केंद्र है। नई चीजें आ गई। तो ये नया आसपास हो रहा है, ये विचारों के स्तर पर, या आसपास जो दुनिया बन रही है उस स्तर पर ये हो रहा है। अब इसी के अंदर आगे और देखें, फ्रांसीसी क्रांति के समय जो यूरोप में हो रहा है या विश्व में हो रहा है, औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद का उदय हो रहा है। जो उद्योग है उसके अंदर जो उत्पादन है, उसके अंदर मशीनों का प्रयोग होना शुरू हो गया। अब मशीनों का प्रयोग होने से क्या हो गया? ज्यादा उत्पादन हो रहा है और बाजार की जरूरत पड़ रही है। बाजार की जरूरत पड़ रही है। अब ये जो बाजार है, ये कहां से मिल रहा है इनको? जो भौगोलिक खोजें हुई थी, भौगोलिक खोजें वास्को डिगामा, कोलंबस के द्वारा जो है हुए थे, उसके बाद जो है ये नए नए क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं यूरोप के लोग, और भौगोलिक खोजों द्वारा जो है जो औद्योगिक क्रांति का जो माल है वहां पहुंचा रहे हैं, और वहां से कच्चा माल खरीदे। यानी कि साम्राज्यवाद आ रहा है, पूंजीवाद आ रहा है। यानी यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद का उदय हो रहा है। ये औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है, ये कहां से हो रही है? इंग्लैंड से। और मैप में हम देखेंगे कि जो फ्रांस है वो इंग्लैंड का पड़ोसी देश है। दूसरे नंबर पर औद्योगिक क्रांति फ्रांस में है और पूंजीवाद का उदय वहां है। यानी फ्रांसीसी क्रांति के समय यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति हो रही है और पूंजीवाद का उदय हो रहा है। और उससे पहले इंग्लैंड के अंदर एक गौरवपूर्ण क्रांति 1688 के अंदर हो गई है। 1688 के अंदर इंग्लैंड के अंदर गौरवपूर्ण क्रांति। अब आप देखो, ये आधुनिक विश्व के अंदर ही चीज है। ये 1688 ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है 1600 ईस्वी में। भौगोलिक खोजें हो रही हैं और बड़ी तेजी से व्यापार बढ़ रहा है। अब ये जो गौरवपूर्ण क्रांति क्या कर रही है? ये इंग्लैंड के अंदर संविधान लेके आ रही है, ये इंग्लैंड के अंदर संसद लेके आ रही है,
और मंत्रिमंडल की स्थिति बन रही है। ये इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद जो है 1707 के अंदर जो है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिलकर मिलकर जो है यूके बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम। 1688 के अंदर इंग्लैंड और 1707 के अंदर यूके की स्थापना होती है। और आज भी जो है यूके एक कंट्री के रूप में, इंग्लैंड कोई देश नहीं है, यूके। तो ये सारा कुछ घटित हो रहा है। और उसके बाद आप देखो 1776 ईस्वी के अंदर अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ये वही स्थान जो कोलंबस ने खोजा था 1492 ईस्वी के अंदर। अब वहां पर यूरोप के लोग जा रहे हैं, वहां पे अपनी बस्तियां बना रहे हैं। और वहां के जो यूरोप के लोग हैं, अब इंग्लैंड से अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। एक स्वतंत्रता संग्राम चला। इस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है फ्रांसीसी क्रांति के लिए भी? एक तो यह कि स्वतंत्रता संग्राम जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ था। ये जो बस्तियां थी ये इंग्लैंड की थी, और इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और फ्रांस जो है इंग्लैंड के खिलाफ इन बस्तियों का सहायता कर रहा है, अपनी सेना भेज रहा है वहां पर फ्रांस। अब ये जो सेना वहां पे जा रही है अमेरिका के अंदर, जिसको आज हम यूएस बोलते हैं, 13 बस्तियों की लड़ाई थी। जब वहां जाती है सेना, तो वो वहां पर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो रही है। तो जो स्वतंत्रता की भावना है, एकता की भावना है, वो फ्रांस की सेना के अंदर आ रही है। और इस संघर्ष में जो है फ्रांस का धन भी खर्च हुआ, क्योंकि सेना वहां भेजी जा रही है, तो उसपे वित्तीय बर्डन भी पड़ा। तो क्या हो रहा है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम इंग्लैंड के खिलाफ आ रहा है, और फ्रांस जो है इंग्लैंड के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में सहायता कर रहा है। यूरोप के देश हैं, लेकिन संघर्ष का है ये अमेरिका के अंदर, आज के यूएस के आसपास। अब दूसरी चीज और क्या है, ये स्वतंत्रता संग्राम कामयाब होता है, और फ्रांस की सेना और फ्रांस के लोगों के अंदर ये होता है कि अगर संघर्ष किया जाए तो उसमें सफलता मिल सकती है। यानी कि जब हम अमेरिका के अंदर से इंग्लैंड को हटा सकते हैं, तो हम फ्रांस के अंदर भी सत्ता को बदल सकते हैं। यह विचार आ रहा है फ्रांसीसी क्रांति के समय यूरोप के अंदर। और दूसरी चीज आयरलैंड। आयरलैंड को जो है यूके ने अपने कब्जे में ले लिया था, उसका पड़ोस में है ये। और वहां पर राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है 1779 से लेकर 1882 तक, ये वहां पे संघर्ष चल रहा है। तो यानी कि क्या हो रहा है, आप इसको देखें कि जो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो घटनाएं घट रही हैं, उसके अंदर एक सीधी बात है कि आधुनिक विश्व की स्थापना हो रही है। आधुनिक विश्व बन रहा है। आधुनिक विश्व का मतलब क्या? मतलब समानता, स्वतंत्रता की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, संसद की बात हो रही है, मंत्रिमंडल की बात हो रही है, पूंजीवाद आ रहा है, औद्योगिक क्रांति के बाद ये सारा कुछ हो रहा है। और जो देश है उनके अंदर एक प्रक्रिया को आप ये ध्यान रखें, राष्ट्रवाद बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है। राष्ट्रवाद बढ़ रहा है। ये फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका के अंदर ये चीजें हैं जो वहां पर चल रही हैं। अब जो नेक्स्ट है, जो हमारा समझने की चीज है कि उसमें यूरोप के अंदर भी और फ्रांस के अंदर भी मुख्य चीज क्या है, समाज के अंदर जो फ्रांस है और जो यूरोप के क्षेत्र है, उन वो 3 स्टेट्स में बटे हुए हैं। 3 दर्जे में समाज बटा हुआ है, 3 दर्जे। और 3 दर्जे क्या है ये? पहला तो है चर्च के अधिकारी। इसको फर्स्ट स्टेट भी बोल रहे हैं, चर्च के अधिकारी। चर्च का एक पूरी व्यवस्था है यूरोप के अंदर। अभी इसी को हम अगली इसी क्लास के अंदर अभी हम बाद में करेंगे। अब ये चर्च के अधिकारी, खासकर रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारी जो है वो है एक तो वर्ग ये है। दूसरा वर्ग जो है सामंत और कुलीन, इनको सेकंड स्टेट बोल रहे हैं। सामंत और कुलीन जो है ये सेकंड स्टेट है। और थर्ड स्टेट है सामान्य जन, जिसमें मध्य वर्ग, किसान और कारीगर और व्यापारी, ये सामान्य जन के लोग हैं। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो चर्च के अधिकारी और सामंतों की संख्या कम है, और इनकी संख्या जो सामान्य जन है इनकी संख्या ज्यादा है। अब व्यापार बढ़ने की वजह से व्यापारी अमीर हो रहे हैं, और शिक्षा के प्रसार की वजह से, व्यापार के बढ़ने की वजह से, और आधुनिक विश्व बढ़ने की वजह से, पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति की वजह से यूरोप के अंदर मध्यम वर्ग आ रहा है।
यहाँ पे जो मध्य वर्ग है, आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें, ये क्या चीज है। जो मध्य वर्ग है, ये वो वर्ग है जो सीधा सीधा उत्पादन से जुड़ा नहीं है। उत्पादन से जुड़ा, इसको बीच में नहीं लेना कि ये बीच वाला वर्ग हो गया ना। जो उत्पादन से जुड़ा हुआ नहीं है, एक चीज का ध्यान रखें, ये सीधा सीधा। अब ये इस चीज को थोड़ा और समझें कि उत्पादन से कैसे। किसान जो है उत्पादन से जुड़े हुए हैं, कारीगर जो है वो उत्पादन से जुड़े हुए हैं, पूंजीपति जो है वो उत्पादन से जुड़ा हुआ है, उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन के मालिक है। लेकिन मध्यम वर्ग जो है उत्पादन से जुड़ा हुआ नहीं है। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये सेवा क्षेत्र से है। सेवा क्षेत्र, जैसे अध्यापक, फिलोसोफर हो गए उसमें, उसके बाद डॉक्टर हो गए। अ, ये मध्य वर्ग है जो सेवा क्षेत्र में है, उत्पादन से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका बड़ी तेजी से मध्य वर्ग की जो है संख्या बढ़ती है आधुनिक काल में, खासकर औद्योगिक क्रांति के बाद और पूंजीवाद के बढ़ने के बाद जो है मध्यम वर्ग की संख्या बढ़ती है। मध्य वर्ग की क्या विशेषता है? कौन? ये शिक्षित वर्ग है। जो मध्यम वर्ग है ये शिक्षित वर्ग है, ये बौद्धिक वर्ग है, ये बौद्धिक वर्ग है, और ये जो है समाज का लीडर है, नेता है ये। हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति जब आती है, जब राष्ट्रवाद आता है, तो मध्यम वर्ग जो है वो लीड करता है। अब भारत के अंदर भी आप देखो, जो राष्ट्रवाद आता है शुरू में मध्यम वर्ग के अंदर है, वकील हैं, डॉक्टर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, उनके अंदर आ रहा है। यहां भी यही स्थिति है, मध्यम वर्ग के अंदर आ रहा है। हम इसको थोड़ा और आगे किसान और कारीगर के बारे में और आगे बात करेंगे। पहले जो है हम जो सेकंड स्टेट है, सामंतवाद, हम उसकी चर्चा करते हैं कि सामंतवाद क्या चीज है। सामंतवाद जो है ये फ्यूडलिज्म बोल रहे हैं उसके ऊपर। फ्यूडलिज्म, फ्यूड का मतलब होता है जमीन, जमीन का टुकड़ा। फ्यूड का मतलब जमीन का टुकड़ा। अ, अब जमीन का जो टुकड़ा है, अ, वो उसको कैसे व्यवस्थित किया जा रहा है, आप इसको देखें। ये एक आपके सामने ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। सबसे ऊपर तो है राजा, और सबसे नीचे है किसान और दास। यहाँ पे किसान और दास दो बताए गए हैं। एक तो स्वतंत्र किसान है और एक अर्ध अर्ध दास किस्म के है। ये माइक जरा ऑफ रखना बेटा। सबसे ऊपर राजा और सबसे नीचे किसान। किसान और दास यहाँ पे शब्द लिखा है। किसान स्वतंत्र किसान जिसके पास कुछ जमीन है, अ, का मालिक है। दास जो है जमीन का बिल्कुल मालिक नहीं है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा भी सकता है। अब नीचे जो है, सबसे नीचे के उसमें सामंत है, किसान है, दास है, जिनको जमीन दी हुई है। जमीन का मालिक कौन है? राजा। अब राजा के नाम से ये जमीन जो है वो किसानों में बटी हुई है। अब कुछ किसानों के ऊपर, एक गांव हो सकता है, एक एरिया हो सकता है, वहां पर क्या है, ऊपर छोटे सामंत हैं। इनको सब वैसल बोल रहे हैं। इनका क्या काम है? इनसे लगान इकट्ठा करना। यहां से लगान इकट्ठा कर रहे हैं ये, और उसके बाद यहाँ की कानून व्यवस्था का इंतजाम करना इनका काम है, छोटे सामंतों का। यहां से सेना भी बनाते हैं वो किसानों से। जो सेना है यही बनाएंगे नीचे से, और ये लगान इकट्ठा करके अपने हिस्से का लगान अपने पास रखते हैं, और बाकी लगान ऊपर भेज देते हैं। तो ऊपर कौन है? बड़े सामंत। उनसे छोटे सामंतों से बड़े, ड्यूक है, बैरन, काउंट, नाइट, ये मध्यम सामंत है, और छोटे सामंत से बड़े हैं। अब इनका क्या काम है? इनके पास ज्यादा क्षेत्र है, इनके पास कुछ सामंतों की संख्या है, इनके पास छोटे सामंत है, और ज्यादा बड़ा इलाका इनके पास हो गया। अब ये लगान भी इकट्ठा कर रहे हैं यहां पर, ये नीचे आदेश भी दे रहे हैं, और सेना जो है इकट्ठा करने के नीचे आदेश भी दे रहे हैं। और इसके बाद जो है ये अपने पास लगान रखेंगे, और बाकी का लगान कहां भेज देंगे? बड़े सामंतों के बाद, और सेम पोजीशन यही, बड़े सामंत जो है राजा के पास भेज देंगे। ये सामंतवाद है। और इसका सबसे जो, ये जो प्रारूप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सबसे ज्यादा जो है हमारे को इसका जो क्लासिकल रूप है वो फ्रांस में दिखाई देता है, फ्रांस के अंदर दिखाई देता है। लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय का राजा जो है एक मजबूत राजा है, निरंकुश राजा है। उस समय का जो राजा है निरंकुश है, और उसके पास, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है।
यानी कानून बनाने का, कानून को लागू करने का, और कानून को ना मानने वाले को सजा देने का। जो हम शक्तियों के पृथक्करण की बात करते हैं, वो सारी की सारी राजा के पास है। राजा के ऊपर कोई भी प्रकार का अंकुश नहीं है। जैसे इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट आ गई है, यहाँ पार्लियामेंट नहीं है। यहाँ पर एक स्टेटस जनरल की बात आती है कि स्टेटस जनरल थी, लेकिन उसका अधिवेशन जो है, अंतिम अधिवेशन 1614 ईस्वी में हुआ था। तो जो राजा है वो निरंकुश है, सारे अधिकार उसके पास है। उसके पास किसी प्रकार की कोई संस्था उसके ऊपर नहीं चलती है। और फ्रांस का राजा जो है, उस समय जो फ्रांस के अंदर जो है, या यूरोप का सबसे शक्तिशाली राजा है, सबसे शक्तिशाली राजा है फ्रांस का राजा। और बड़ा धनी राजा है ये फ्रांस की क्रांति के समय। और नीचे जो सामंत हैं, ये अपने अपने इलाके में क्या कर रहे हैं, कानून भी बनाते हैं जी। फ्रांस के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर अलग अलग कानून लागू हैं। हर इलाके का जो बड़ा सामंत है, वो अपने इलाके में अपना ही कानून चला रहा है। ये नीचे की व्यवस्था है। ये क्यों है? सामंतवाद की वजह से। अब जमीन का मालिक कौन है? राजा। और खेती कौन कर रहे हैं? किसान, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। और ये जमीन, जब किसानों के पास जमीन है, अपने हिस्से का पांचवा हिस्सा जो है अपनी फसल का, वो लगान के रूप में देंगे। भूमि कर बोला जा रहा है यहाँ पे। तो ये एक व्यवस्था है जिसके अंदर जो सारा का सारा वजन है, वो कौन ढो रहे हैं? किसान। क्योंकि काम नीचे किसान कर रहे हैं, ऊपर ये काम नहीं कर रहे हैं। आदेश ऊपर से नीचे आता है, लेकिन सेवाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं। ये सामंतवाद की पोजीशन है, और ये फ्रांस के अंदर है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है कि सामंतवाद की वजह से अलग अलग इलाकों में अलग अलग कानून है, नंबर एक। नंबर दो, राजा निरंकुश है, शक्तिशाली है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संस्था उसके ऊपर नहीं है। और जमीन का मालिक जो है वो सामंत है, किसान जमीन का मालिक नहीं है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है। ये फ्रांसीसी क्रांति जब हम आगे बढ़ेगी, यहाँ पे वो ध्यान आएगा। दूसरी जो चीज देखने की है, वो है जो पोप की व्यवस्था। पहले जरा ये ग्लोब देखिए। मैप के अंदर हम थोड़ा सा समझेंगे, चर्च को समझने के लिए। अ, हम आधुनिक विश्व की बात करें, तो जहां पे मेरा कर्सर ये घूम रहा है, तो यहां से आप देखेंगे ये यूरोप का इलाका है। हमने पिछली बार यहाँ पर यूरोप को तीन हिस्सों में आपको बताया था कि यूरोप तीन हिस्सों में है। पश्चिमी यूरोप, मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप, तीन हिस्से हैं इसके। अब उसी हिसाब से धार्मिक स्थिति का भी आप थोड़ा समझे। जो तो पूर्वी यूरोप है, यहां पर है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, पूर्वी भाग में। जो मध्य भाग है, यहां पर रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्च है। जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्च है। इंग्लैंड के अंदर भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्च है। स्पेन के अंदर और पुर्तगाल के अंदर ज्यादा जो है कैथोलिक चर्च है। कैथोलिक चर्च का केंद्र जो है वो रोम है। रोमन कैथोलिक चर्च यहीं से नाम है, और आज भी जो है पोप यहां पर है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। पश्चिमी यूरोप के अंदर जो है जो कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च, मध्य यूरोप के अंदर भी यही है। पूर्वी यूरोप के अंदर अ, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है। हम इसको जब हम हमारा हम क्लासेस आगे बढ़ेंगी, इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। पोप की जो व्यवस्था है, यहां पर हम रोमन कैथोलिक चर्च की बात कर रहे हैं। रोमन कैथोलिक चर्च, अ, जिसका केंद्र रोम है। अब यहाँ पे आप देखें, यहां भी ट्रायंगल की तरह बात में यहाँ पे है। सबसे नीचे तो आम लोग हैं, सबसे निचला जो है आम लोग हैं। आम लोग जो है, उसके ऊपर प्रीस्ट, जिनको हम पादरी बोल रहे हैं, वो है। पादरियों के ऊपर जो है कुछ इलाके के अंदर बिशप है, और बिशप के कुछ बिशप के ऊपर जो आर्थ बिशप है, और सबसे ऊपर पोप है। ये रोमन कैथोलिक चर्च की व्यवस्था है। अब इसको आप थोड़ा और ध्यान से समझें। इसका हेड पोप है। जैसे सामंतवाद के अंदर हेड कौन था? राजा हेड था। यहाँ पे पोप है। पोप का चुनाव होता है। कौन चुनाव करता है इसके? आर्क बिशप करते हैं। आर्क बिशप की नियुक्ति कौन करता है? पोप करता है। पोप की मृत्यु के बाद उसका चुनाव होता है। अब जो आर्क बिशप है, जो प्रिस्ट है, इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? पोप। और इनको वेतन भी कौन दे रहा है? पोप। ऊपर से इनको वेतन आएगा। अब
जो पोप है इसके पास अपनी जमीन है। जमीन है इसके पास, इसकी आमदन कहां से आ रही है? जमीन है इसके पास। फ्रांस की जमीन का 10% भाग, खेती की जमीन का, वो पोप के पास है, चर्च के पास है। जहां पर किसान खेती करने जा रहे हैं, आम लोग खेती करते हैं। और इस जमीन के से जो उपज होती है वो चर्च के पास जाती है, पोप के पास जाती है उसकी आमदन। और राजा को इसमें से कोई भूमिकर नहीं है इस जमीन से। एक चीज। नंबर दो, एक है तिथ कर। तिथ कर अपनी आमदन का 10वां हिस्सा जो है हर व्यक्ति किसको दे रहा है? चर्च को दे रहा है। ये पोप की आय है। और ये बहुत ज्यादा आय है, ये कम आय नहीं है, बहुत आय है। ये ज्यादा आय होने की वजह से जो पोप के अधिकारी हैं वो धार्मिक कार्य ना कर कर अधिकारी बने हुए हैं और विलासिता का जीवन भी जी रहे हैं ये। और इसी पोप की व्यवस्था के खिलाफ 16वीं शताब्दी के अंदर मार्टिन लूथर का आंदोलन आया था, धर्म सुधार आंदोलन। और प्रोटेस्टेंट मत उससे निकला था। तो ये पोप की व्यवस्था उस समय यूरोप के अंदर है। जो आम आदमी है वो पादरियों से उनका संपर्क है, ऊपर के लोगों का संपर्क जो है वो पादरियों के साथ है, आम लोगों के साथ नहीं है। यहां भी आम लोग ही सारा काम कर रहे हैं, टैक्स के रूप में भी और आमदन के रूप में भी। और ये जो व्यवस्था है इसके अंदर जो पोप है वो एक मजबूत संस्था है। पोप क्या है? पोप राज्य के अंदर राज्य है, राज्य के अंदर राज्य है। अब इसको, इसका मतलब समझो क्या चीज है राज्य के अंदर राज्य? अगर रोमन कैथोलिक चर्च यानी पोप का कोई आदेश आता है और राजा के आदेश के साथ, यानी राजा का आदेश और पोप का आदेश आपस में उनका मतभेद हो जाता है, तो पोप का आदेश माना जाएगा, राजा का आदेश नहीं माना जाएगा। पोप के पास शक्तियां हैं बहुत। क्या? वो अपने इलाके से जहां पर पादरी हैं उनको वापस बुला सकता है, ताकि आम लोग जो हैं वो धर्म के कारण से दूर हो जाएं। क्योंकि उस समय आम लोग जो है धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, वो धर्म के कारण से दूर हो जाएं और वो लोगों को अब राजा के खिलाफ विद्रोह के लिए कह सकता है। एक शक्तिशाली व्यवस्था है ये पोप की। रह ये रोम में रहा है, लेकिन जहां तक भी रोमन कैथोलिक चर्च है, जहां कहीं भी, उसका सारे का हेड कौन है? पोप। आज के समय के अंदर भी इसका जो सेंटर है वो रोम के अंदर वेटिकन सिटी है पोप का। और विश्व के अंदर जहां कहीं भी रोमन कैथोलिक चर्च है, चाहे वो भारत में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे अफ्रीका में, चाहे चाइना में, उसका हेड कौन है? पोप है। यहीं से नियम आते हैं उनके लिए, सारा सिस्टम वही नियुक्तियां करता है नीचे तक। तो ये रोमन कैथोलिक चर्च की व्यवस्था है जो हमारे को वहां पे दिखती है। तो अब हमने बात की थी 3 स्टेट की, अ, सामंतवाद की, चर्च की, और तीसरा सामान्य जन की। यानी कि उस समय का जो यूरोप है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। फ्रांस 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है विशेषाधिकार वाले लोग, एक है अधिकारहीन लोग। विशेषाधिकार किनके पास है? सामंतों के पास। जो सामंत हैं, अ, जो सामंत हैं और जो कुलीन है और जो चर्च के अधिकारी हैं, चर्च के जो अधिकारी हैं उनके पास ये जो लोग हैं ये विशेषाधिकार के हैं। ये वाला लोग विशेषाधिकार है इनके पास। विशेषाधिकार क्या है? काम ये कर नहीं रहे, टैक्स ये नहीं दे रहे हैं, वसूली ये कर रहे हैं। और जब राजा का दरबार लगता है उसमें सामंत है, कुलीन है, राजा जब नौकरियां दे रहे हैं, ऊंचे पद दे रहे हैं, वो सामंतों और कुलीनों को दे रहा है। तो अ, इनके पास कर्तव्य नहीं है, इनके पास अधिकार है। और दूसरी तरफ कौन से लोग हैं? अधिकारहीन लोग हैं, जिसके अंदर किसान है। सारा जो काम है, वजन है चर्च का और सामंतों का और राजा का, वो किसानों के कंधे पर है। उसके बाद कारीगर हैं। कारीगर जो है वो जुड़े हुए हैं, कारीगर जुड़े हुए हैं गिल्ड प्रणाली के साथ। गिल्ड प्रणाली ये मध्यकालीन प्रणाली है, गिल्ड प्रणाली के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें क्या होता है कि कारीगर को ने जो है व्यापारी के साथ जुड़े हुए, अपना माल बना के व्यापारी को देते हैं। और वो अपनी मर्जी से कुछ बना नहीं पाते गिल्ड प्रणाली के अंदर।
वो एक किस्म से गिल्ड प्रणाली के दास हो जाते हैं, कारीगर जो है गिल्ड प्रणाली के दास हो जाते हैं। और गिल्ड यानी व्यापारी उसको सामान ला के देंगे और उस व्यापारी उससे सामान ले जाएंगे। बंधुआ किस्म के मामला हो जाता है, कोई इनके पास भी अधिकार नहीं है। और उसके बाद है व्यापारी। अब व्यापारी जो है ये नए अमीर लोग हैं, नए धनी लोग हैं जो अ, पैसा कमा रहे हैं व्यापार द्वारा। इनके पास धन है, लेकिन राजनीति में इनके पास कोई अधिकार नहीं है। राजनीति में इनके पास कोई अधिकार नहीं है। वो किनके पास है? समंतो कुलीनों के पास। चर्च में इनके पास कोई अधिकार नहीं है, वो उनके अधिकारियों के पास है। तो व्यापारी हैं, लेकिन व्यापारियों के पास कोई अधिकार नहीं है। ये भी अधिकारहीन है, लेकिन धनी है ये। और उसके बाद जो है वो है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग ये भी नया वर्ग है, जो शिक्षित है, बौद्धिक है, लेकिन इसके पास भी किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो क्या हो गया? किसान है, किसानों की दशा खराब है। ये दो प्रकार के मैंने आपको बताया, एक अर्थदास है और एक स्वतंत्र किसान है। स्वतंत्र किसान के पास थोड़ी सी जमीन है, और जो अर्थदास है उनके पास कोई जमीन नहीं है। तो ये फ्रांस की दशा है उस समय। फ्रांस का जो समाज है वो दो बड़े बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ अधिकारहीन लोग हैं, और दूसरी तरफ जो है विशेषाधिकार अ, वाले लोग हैं। अब देखो, आप जो चीज जो समझने की है वो ये कि अ, आधुनिक विश्व का उदय हो रहा है, मॉडर्न वर्ल्ड जिसको हम बोल रहे हैं। और मॉडर्न वर्ल्ड का जो पुरातन वर्ग है, युग है या मध्य युग है। मध्य युग का मतलब जब राजा है, सामंत है, चर्च का बोलबाला है, और यातायात के साधन पिछड़े हुए हैं, कानून अभी एक जैसे नहीं है पूरे देश के अंदर। जैसे सामंतों फ्रांस के अंदर जो है कई प्रकार के कानून जो है लागू थे। तो ये मध्य युग है। अब इस मध्य युग के अंदर से एक नया युग बन रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? आधुनिक युग बोल रहे हैं। एक नया युग बन रहा है। अब नए युग के कुछ कुछ सिम्टम क्या है? जैसे नया आदमी आ रहा है, लॉजिक को मान रहा है, प्रयोगवाद को मान रहा है, वैज्ञानिक क्रांति हो रही है, वो नए वैज्ञानिक सिद्धांतों को मान रहा है। इंग्लैंड के अंदर जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, वो संविधान की बात कर रहा है, मंत्रिमंडल की बात कर रहा है, उसके बाद जो है संसद की बात कर रहा है। और उसके बाद आधुनिक काल में क्या है? और आधुनिक काल में जैसे अमेरिका का रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति की बात हो रही है, अ, अपना स्वतंत्रता की बात हो रही है। ये एक वातावरण बना हुआ है वहां पर। किनके बीच में ये वातावरण? मध्यम वर्ग के लोगों में, शिक्षित वर्ग के लोगों में ये वातावरण बना हुआ है। उनके पास आधुनिक युग के विचार जो है वो किनके पास आ रहे हैं? मध्यम वर्ग के पास आ रहे हैं ये विचार। तो ये एक वातावरण वहां पर बना हुआ है। अब ये जो मध्यम वर्ग है, जिसके पास आधुनिक युग के विचार आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? बौद्धिक क्रांति। एक बौद्धिक क्रांति उस समय है। अब आप देखो बौद्धिक क्रांति के अंदर क्या है, जो 18वीं शताब्दी के अंदर है। नए प्रकार के जो विद्वान हैं वो फ्रांस के अंदर आए हैं, जैसे मॉन्टेस्क्यू। इसका ये बीच में जो ये टाइम लिखा है, ये इनका जन्म और मृत्यु का समय है। मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू क्या है? ये फ्रांस के अंदर पार्लेमा का न्यायाधीश है। पार्लेमा का पार्लेमा के बारे में हम अगली जो कल की क्लास है उसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। सिर्फ यहाँ पे आप पार्लेमा का ये अध्यक्ष है, और ये इंग्लैंड जाता है। अब आप देखो 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, ये उसके बाद का इसका जन्म है। और 18वीं शताब्दी के अंदर ये इंग्लैंड जाता है। अब इंग्लैंड के अंदर ये वहां के वातावरण को देखता है। जो वहां पे क्या है कि वहां राजा के पास अधिकार अलग है, पार्लियामेंट के पास अलग है, संविधान लिखा हुआ है। वहां का जो स्वतंत्र वातावरण है, मॉन्टेस्क्यू उससे जो है प्रभावित होता है। अब वो एक किताब लिखता है, बड़ी पॉपुलर किताब होती है उसकी, द स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून की आत्मा। किताब लिखता है ये 1748 ईस्वी के अंदर उसकी ये किताब है, द स्पिरिट ऑफ लॉ। इस किताब के अंदर जो है वो जो शक्तियां हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, उसको बांटने की बात करता है कि राजा के पास ही सारी शक्तियां नहीं होनी चाहिए, शक्तियां बटी हुई होनी चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज जो मैं वहां पे भूल गया,
वो ये है कि जो राजा है, जो निरंकुश तो है ही है, वो देविया शक्ति को मानता है, देविया शक्ति को, कि राजा को भगवान ने भेजा है। उसका देविया रूप है, जो उस सिस्टम के अंदर है, मध्यकाल के अंदर। राजा के पास, राजा निरंकुश भी है, राजा के पास देविया शक्ति भी है। परंतु मॉन्टेस्क्यू कहता है कि राजा के पास कोई देविया शक्ति नहीं है। राजा जो है वो जनता के साथ समझौते से बना है। मॉन्टेस्क्यू ये बात कर रहा है। तो दो चीजें आ रही हैं स्पिरिट ऑफ लॉ के अंदर। एक तो शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, द पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए आपस में, और राजा के पास देविया शक्ति नहीं है। और किताब इसकी बड़ी पॉपुलर है, द स्पिरिट ऑफ लॉ। जब आप थिंकर्स पढ़ते हैं तो आप मॉन्टेस्क्यू के बारे में पढ़ते हैं। अब दूसरा जो है वाल्टेयर। वाल्टेयर जो है ये फ्रांस का ही है ये भी। और ये चर्च जो है, खासकर जो कैथोलिक चर्च है, ये चर्च के खिलाफ बात करता है। बल्कि ये कहता है कि जो चर्च के जो अधिकार हैं वो उनका खंडन करता है। ये चर्च के अधिकारों का खंडन करता है, चर्च की आलोचना करता है ये। तो अब क्या है कि वाल्टेयर चर्च की आलोचना कर रहा है। अब ये पॉपुलर हो रहा है, तो एक कुलीन इसकी पिटाई करता है, और एक जो बास्तिल का पतन, बास्तिल का एक दुर्ग है, हम फ्रांसीसी क्रांति में इसको करेंगे। बास्तिल के दुर्ग के अंदर वाल्टियर को गिरफ्तार किया जाता है। अब ये वहां से इसको कहा जाता है कि यहां से तू चला जा, और ये फ्रांस को छोड़कर इंग्लैंड चला जाता है। वहां पर ये किताबें लिखता है। ये कैथोलिक चर्च के को एक बदनाम संस्था कहता है, और उनके आडंबरों का विरोध करता है। यानी जो चर्च का जो माहौल है, ये खासकर उसके चर्च के ऊपर ये उसके अधिकारों का खंडन करता है। मॉन्टेस्क्यू जो है ये राजा के अधिकारों का और राजा की शक्तियों को कम करने की बात कर रहा है, और ये सेकंड स्टेट जो है ये चर्च की बात कर रहा है। अब तीसरा है रूसो। बड़ा इंपॉर्टेंट दार्शनिक है ये, फ्रांस का। और नेपोलियन तो ये कहता है कि अगर रूसो ना होता तो फ्रांसीसी क्रांति ना होती, ये उसने कहा है। इसकी किताब है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है सामाजिक समझौता। सामाजिक संविदा के नाम से है, सामाजिक अ, संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस किताब का नाम है। इसके अंदर वो एक सिद्धांत देता है। सिद्धांत क्या देता है कि जो राज्य है वो राजा और प्रजा के, जनता के बीच में समझौता है। राजा और जनता के बीच में समझौता है। अब राजा को अपना काम करना है और जनता को अपना काम करना है, जिससे जो है व्यवस्था ठीक चले। इसमें ये बात कर रहे हैं। और अगर अब इसी इसी के अंदर क्या चीज है, जो प्रभु सत्ता है वो राजा के पास नहीं है। प्रभु सत्ता किसके पास है? प्रभु सत्ता जनता के पास है। प्रभु सत्ता यानी कि जो शक्ति है वो जनता के पास है, राजा के पास नहीं है। जनता सवर्ण है, राजा सवर्ण नहीं है। राजा को तो जनता के जो शर्तें हैं उसके अनुसार चलना है। उसके बदले में जनता उसको टैक्स दे रही है, उसका कहना मान रही है, अपने लोगों को सेना में भेज रही है। ये समझौता है। और अगर कोई राजा समझौता तोड़ दे, अगर वो पालन ना करे, तो जनता का भी ये कर्तव्य है कि वो राजा को बदल दे। अब यहां पे आप दोनों चीजों को देखो। जो देवीय शक्ति है, जो देवीय शक्ति है उसमें राजा के खिलाफ विद्रोह नहीं है। क्योंकि राजा के खिलाफ विद्रोह का मतलब क्या है? आप भगवान के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। लेकिन यहां पे जनता को अधिकार है कि वो राजा के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। ये सामाजिक संविदा के अंदर बात आ रही है, रूसो के सिद्धांत के अंदर। एक चीज और बड़ी पॉपुलर है रूसो की, वो ये कहता है कि मनुष्य हर जगह, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और वो हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। रूसो कह रहा है ये मनुष्य की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है, कि मानव जो है जन्म से स्वतंत्र है, बाद में उसको गुलाम किया जाता है। इसलिए वो मानव के अधिकारों की बात की आधार रखता है, जो फ्रांसीसी क्रांति के अंदर आगे आएगा। और उसके बाद जो अगला है वो है दिदरो। अब दिदरो जो है वो विशेषाधिकारों का विरोध करता है। जिस भी वर्ग के पास विशेषाधिकार है ये उनका विरोध करता है। तो ये क्या हो रहा है? फ्रांस के अंदर बौद्धिक क्रांति हो रही है।
मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर, रूसो, दीदरो, ये जो है, जो आधुनिक विचार हैं, जो विशेषाधिकारों का विरोध कर रहे हैं, राजा की शक्तियों का विरोध कर रहे हैं, चर्च का विरोध कर रहे हैं, यानी कि जो मध्य काल है, मध्य युग है, उसके खिलाफ ये विचार दे रहे हैं लोगों को। और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में इतिहासकार हैं, वो ये भी कहते हैं कि क्रांति पहले दिमाग में हुई, ये विचारों में हुई, यानी कि उसके बाद उसका वो रूप आगे सामने आया। तो हमने आज देखा कि जो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो यूरोप की और फ्रांस की जो दशा है समाज की, हमने उसकी आज बात की है। कल हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के अंदर, क्रांति जो है फ्रांसीसी क्रांति में की जो तत्कालीन घटनाएं हैं, अ, वो किस प्रकार से शेप लेती हैं और फ्रांस के अंदर जो है क्रांति संभव होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट भी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।